होता। ठीक है, शब्द आरंभ ऐसे लिखेंगे, शब्द प्लस आरंभ, दो शब्दों को मिलाया, संधि की, तो इस तरह से शब्दों को कम शब्दों में लिखने के लिए संधि करके लिखें। ठीक है, तो शब्दारंभ नहीं होता, इन दोनों से शब्दारंभ। ये शब्द के बीच में क्या बेटा, क्या हुआ? ये दोनों शब्द, इन दोनों से शब्दारंभ नहीं होता, ये शब्द के बीच में आते हैं, ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, शब्द के बीच में अंत में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखें, जैसे जैसे बड़ा है, ये वाला बड़ा, ये में बड़ा, जैसे से बड़ा है, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो ये उम्र वाली बात हो गई। और यहाँ आगे बढ़ना, ठीक है, आया समझ में? लेकिन ये बने दो इन्हीं से हैं। कारण होगा, सड़क बोलेंगे, बोलेंगे ना, ये सड़क नहीं, क्या बोलना है आप बोलो। जैसे हम हैं, आप में हिंदी ना लगाएं अभी, क्या पेड़, तो पेड़, उच्चारण में अंतर समझ में आया? उच्चारण का अंतर ही ध्यान रखते हैं। थोड़ा इसको माइक को हाथ में रख लेंगे, बिल्कुल। हाथ में ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समझ में आया, सड़क पेड़, ये क्या है? कौन से उच्छिष्ट व्यंजन के ही रूप हैं? अगर हम कहें, एक शब्द हम आपको लिख के बताते हैं, रेडियो। अब इसमें उच्चारण क्या हो रहा है? डा डमरू का हो रहा है। अंग्रेजी की भाषा में भी इसका प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखना, संस्कृत और अंग्रेजी में ये दोनों बिल्कुल है। तो शब्दों में ना, अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग बिल्कुल कहीं नहीं हुआ है। ये कहाँ से आए हैं दोनों? ये आए हैं तुर्की भाषा से। तुर्की भाषा में चूंकि जब हमारे देश पर बाहरी आक्रमण हुआ तो तरह तरह के भाषा भाषी हमारे देश में आए, उनकी भाषा को हमने सीखा, उनकी लैंग्वेज को, उनके उच्चारणों को ने बोलना शुरू किया। तो जब हमारी वर्णमाला बनाई गई हिंदी की, तो हमें इन शब्दों को डालने के लिए इन दोनों वर्णों को वर्णमाला में स्थान देना ही पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से वर्णमाला में वर्ण 33 की बजाय कितने हो गए? जो थे वो वहां परंपरागत वर्णमाला से लिए गए, बाकी के दो जो हैं ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं। नवीन विकसित ध्वनियां इनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बाद में विकसित हुई हैं। नवीन माने नई है, पुरानी नहीं है, परंपरागत वर्णमाला से इनको नहीं लिया गया है। तो व्यंजन कितने हो गए? 35। अब 35 के बाद अगला नंबर डालो या अगला हेडिंग डालो, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में लिखें दो अलग अलग व्यंजनों से बने, दो अलग अलग व्यंजनों से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों से बने व्यंजन
संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या है या स्ट्रॉ को कैसे होगा, स्वर नहीं होगा। व्यंजन क्या बना है, आधा और रा से। ये चीज ध्यान रखिए के आधे आधे होंगे, पीछे के पूरे पूरे होंगे। आधा पूरा करके इसको बनाया गया है। अब व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 39 हो गई ना। अब 39 के अलावा और 2 और कौन से बताए थे व्यंजन, 2 नुक्ता वाले बताए थे ना, कल परसों बताए थे 2, उनको और लिखना है। हेडिंग डालो, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। हाँ लिखें इसमें आगत व्यंजन में, विदेशी आगत व्यंजन 5 हैं। 5 हैं, आप 5 पहले लिखेंगे। ख, ग, ज, फ। ये पांचों लिखो पहले, क ख ग ज फ। लिख लिया। लेकिन लेकिन इन पांचों में से सिर्फ, लेकिन इन पांचों में से सिर्फ जा फ, इन पांचों में से सिर्फ जा फा को मुद्रण व टंकन के आधार पर, मुद्रण व टंकन के आधार पर रखा गया है, रखा गया है, क्योंकि ये दोनों ध्वनियां, क्योंकि ये दोनों ध्वनियां अरबी फारसी, क्योंकि ये दोनों ध्वनियां अरबी फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों में दिखाई देती हैं। क्योंकि ये दोनों दो ध्वनियां या दोनों ध्वनियां अरबी फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों में दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। इनके नीचे लगी हुई बिंदी, इनके नीचे लगी हुई बिंदी नुक्ता कहलाती है। इनके नीचे लगी हुई बिंदी नुक्ता कहलाती है। नुक्ता की परिभाषा पूछे तो आप ऐसा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो अरबी फारसी के शब्दों वर्णों में जिस बिंदी का प्रयोग नीचे किया जाता है, व्यंजन के नीचे किया जाता है, उसे नुक्ता कहते हैं। ऐसा लिख सकते हो आप और एग्जाम्पल दे देना। हाँ इसके कुछ एग्जाम्पल लिखो, जैसे जैसे जैनब, किसी का नाम है जैनब तो इसको जैनब नहीं पढ़ेंगे, जैनब, ठीक है। जैसे फारूक, जैनब, जैनब नहीं जैनब, फारूक। ये तो हो गए अरबी फारसी के शब्द। अंग्रेजी के देखो, जैसे जैब्रा,
दो शब्द अरबी फारसी के, दो शब्द अंग्रेजी के। हो गया। अब हमने वर्णमाला लगभग पूरी पढ़ ली है। पूरा माने व्यंजन फिर से काउंट कर। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 4, तस्थ व्यंजन 4, उसमें या संघर्षी। इसके बाद पहले दो दो उत्क्षिप्त, फिर सुक्त, फिर माने ये तो हमारे हिंदी वर्णमाला के हो गए। जो नॉर्मल आपको क्वेश्चन पूछे हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये संख्या 39 है। 39 ये क्या है, कुल व्यंजन है। ठीक है, अब इसमें दो जोड़ दें आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां 5 है, लेकिन 5 नहीं लिखना है, सिर्फ 2 को लेना है। तो कितने हो गए, 41। ये 41 व्यंजन कब बताना है, जब हम आपसे पूछा जाए मुद्रण व टंकन के आधार पर व्यंजन कितने हैं, तब आपको ये बताना है, अन्यथा 39 ही बताना है। हाँ, व्यंजन अब लगभग हमारे हो चुके हैं। अब हमें कुछ चिन्हों की जानकारी भी लेना है। चिन्ह से मतलब है, जैसे आप अम की बिंदी देखते हैं या चंद्र बिंदी देखते हैं, अम की बिंदी, चंद्र बिंदी, विसर्ग, हलंत, ये क्या है, इनको कैसे परिभाषित करेंगे? देखो, हाँ, हेडिंग डालो, अन्य चिन्ह। चिन्ह नहीं लिखना, चिन्ह नहीं लिखना, चिन्ह। सही वर्तनी यही है। अन्य चिन्ह में पहला डाल दो अनुस्वार। अनुस्वार का साइन बनाए। देखिए, ये जो बिंदी होती है सिरोरेखा के ऊपर, सिरोरेखा जानते हो, सिरोरेखा होती है। जैसे हमने कोई शब्द लिखा, हमने लिखा संसार, संसार में ऐसे ही छोड़ दिया, क्या ये अच्छा लग रहा? नहीं लग रहा। इसके ऊपर हम क्या खींचेंगे? सिरोरेखा। सिरोरेखा का मतलब होता है जो शब्द के ऊपर लाइन खींची जाती है, जो अंग्रेजी या उर्दू, अरबी, फारसी में नहीं होती है। हिंदी की एक विशेषता है कि कोई भी शब्द लिखने के बाद उस पर सिरोरेखा जरूर खींचेंगे। शब्द लिखो या वर्ण लिखो, उसके ऊपर सिरोरेखा खींचेंगे, तभी आपकी हिंदी भाषा सही मानी जाएगी। और सिरोरेखा पर ये लगी तो यही क्या है? अनुस्वार। आप इस तरह से इसका साइन बनाओ, सिरोरेखा खींचकर बिंदी लगा दो, साइन बन जाएगा। हाँ, इसके बारे में लिखें। इसे इसे बोलचाल की भाषा में, इसे बोलचाल की भाषा में अम की बिंदी कहा जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में अम की बिंदी कहा जाता है। इसका उच्चारण, इसका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है। इसका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में अनुस्वार का प्रयोग या इसका प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाने लगा है। हिंदी भाषा में अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाने लगा है। ये जब हिंदी में सुधार हुआ,
तो एक सुधार समिति बनी होगी, उसमें एक बड़े विद्वान थे, श्याम सुंदर दास थे। उन्होंने ये ऐसी सलाह दी थी कि पंचमाक्षर के स्थान पर बिंदी लगा दी जाए, क्योंकि क्या होता था संस्कृत में जो इसको लिखा जाता था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था। जैसे गंगा लिखा, अब गंगा लिखने के लिए इस तरह से गंगा संस्कृत में लिखा जाता था। अब ये थोड़ा सा वो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि डमरू का डा है कि ड़ा है कि क्या है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए विद्वानों ने इसके ये पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर के स्थान पर बिंदी लगाना शुरू कर दिया। तो ये संस्कृत रूप है और ये हिंदी का रूप। आजकल आप देखते होंगे ये वाला रूप कहीं दिखाई नहीं देता है। जैसे हमने लिखा चंचल, अब चंचल लिखते हैं तो चंचल में वैसे कायदे से हर वर्ग का पंचमाक्षर अपना अलग अलग होता है, समझना। जैसे हमने का वर्ग लिखा, का, खा, गा, घा, इंगा। अब चूंकि इंगा इसका पंचमाक्षर है और ये आधा ही होना चाहिए, बिंदी के स्थान पर आधा पंचमाक्षर होता है, तो इसका जो हमने शब्द बनाया गंगा, गंगा में ये पंचमाक्षर जहां बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है, उसके बाद इस वर्ण है क्या, गा है। बिंदी लगती है कहाँ, इस गा पर, लेकिन इस बिंदी निर्धारित होता है दोनों के बीच में। तो इसके बाद वाले वर्ण को देखा जाता है, यह बाद वाला वर्ण ही तय करेगा कि यहाँ कौन सा पंचमाक्षर लिखा जाएगा। आप इसमें हर कोई सा पंचमाक्षर नहीं लिखेंगे कि आधा यहाँ लिख दिया, हर कोई सा नहीं लिखना है। इस बिंदी के बाद वाले वर्ण को देखकर कि वह वर्ण इस वर्ग में का वर्ग में आ रहा है तो पंचमाक्षर इंगा। अगर हम चंचल लिखते, चंचल का पंचमाक्षर आपको ये वाला लिखना है। देखिए चंचल क्यों लिखा, यहाँ ही क्यों लिखा, इसकी बिंदी लगाएंगे और इसका कारण ये है कि च, छ, ज, झ, या। अब यहाँ पर जहां बिंदी लगी है, बिंदी के बाद यानी बिंदी यहाँ लगती, उसके बाद यहाँ च है ना, तो ये च होने के कारण इसी वर्ग के पंचमाक्षर को हमें आधा रूप लिखना होता है। ये चीज ध्यान रखें। कुछ लोग जैसे ठंड लिखते हैं, अब ठंड में ठंडा या ठंड लिखा तो ठंडा में कुछ लोग आधा ना और डा ऐसा लिख देते हैं, डा ठंडा, ये गलत हो जाता है। इसको सही तरीके से इसी वर्ग का पंचमाक्षर यानी टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, तो आधा ड़ा लिखा जाएगा। अब ये सही हुआ। ऐसे बहुत से लोग ये गलतियां कर बैठते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है। वैसे तो हिंदी में बिंदी वाला रूप ही सही होता है, बिंदी लगाओ। आपको नहीं है अगर नॉलेज तो आप बिंदी लगाओ, ठीक है, ये मत लिखो ऐसे करके। आया समझ में? तो पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, बिंदी नहीं कहेंगे, अनुस्वार। बिंदी मत कहना, क्या बोलोगे, अनुस्वार। और अनुस्वार को अम की बिंदी कह देते हैं, सही नाम उसका अनुस्वार ही है। अनुस्वार इसलिए है क्योंकि स्वर के पीछे चलता है। स्वर के पीछे कैसे चलता है, जब हम गंगा या ठंडा या कोई भी शब्द लिख रहे हैं तो गंगा में ये गा पर नहीं लगी है बिंदी, किस में लगी है, जो आ निकला, गंगा में जो गा के साथ आ का उच्चारण हुआ, आ चूंकि स्वर है, स्वर के ऊपर इस बिंदी को लगाया जाता है। तो स्वर के पीछे चलाना, ये स्वर के पीछे पीछे चलेगा, स्वर के साथ चलेगा, इसलिए इसका नाम है अनुस्वार। अनुस्वार यानी स्वर के पीछे चलने वाला अनुस्वार। और उच्चारण किससे होगा, नाक से। ध्यान रखो ये क्वेश्चन आता है, और अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होगा। और अब जो हम लिखवाने वाले हैं, अगला चिन्ह है उसको लिखो, दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक का साइन बनाएं, ऐसे चंद्रबिंदी बना दो, चंद्रबिंदी। अब चंद्रबिंदी हम कहते हैं लेकिन सही नाम इसका क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक क्यों कहा, क्योंकि ये भी नाक के साथ ही, नाक से बोला जाता है, लेकिन अंतर ये है इसको भी नाक से बोला जाता है
इसको भी नाक से बोला जाता है, लेकिन ये नाक से बोला जाता है, ये नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होता है। इसका उच्चारण लिखो, नाक, इसका उच्चारण नाक व मुंह दोनों से होता है। इसका उच्चारण नाक व मुंह दोनों से होता है। इसे बोलचाल की भाषा में, इसे बोलचाल की भाषा में चंद्रबिंदी कहा जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में चंद्रबिंदी कहा जाता है। हाँ, पैराग्राफ चेंज करो, फिर लिखो आजकल इसका प्रयोग मात्राओं के साथ, आजकल इसका प्रयोग मात्राओं के साथ सिर्फ एक बिंदी के रूप में होता है। आजकल इसका प्रयोग मात्राओं के साथ सिर्फ एक बिंदी के रूप में होता है। हाँ, इसके कुछ एग्जाम्पल देखें। जैसे हम लिखें, जैसे हमने हंस लिखा, यहां सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है। सिरोरेखा के ऊपर जब मात्रा नहीं होती तो हंस को हमने इस तरह से लिखा, जब मात्रा नहीं है तो उसका साइन पूरा बनाया। आंख लिखा, आंख में भी मात्रा नीचे की तरफ है, ऊपर सिरोरेखा के ऊपर नहीं है, तो हम इसको पूरा बिंदी के चंद्रबिंदी के रूप में दर्शा रहे हैं। लेकिन जैसे हमने लिखा गोंद, अब गोंद शब्द जो है इसमें ऊपर सिरोरेखा के ऊपर क्या दिखाई दे रही, मात्रा दिखाई दे रही। तो कभी आपने देखा कि गोंद में चंद्रबिंदी लगी है? नहीं लगाते हैं, वो चंद्रबिंदी, लेकिन इसको सिर्फ एक बिंदी से दर्शा देते हैं। जैसे लिखा मैं लिखते हैं, मैं में दो मात्राएं आती हैं। अब मैं पर होना चाहिए थी चंद्रबिंदी, लेकिन हम कभी देखा आपने कि मैं चंद्रबिंदी लगाकर लिखते हैं? नहीं लिखते, इसको हम यूं ही लिख देते हैं। आपको ये कैसे पहचान में आएगा कि अकेली बिंदी लगने से ये अनुनासिक है, अनुस्वार नहीं है? कैसे पहचान में आएगा? उच्चारण से। उच्चारण कैसे करोगे? जहां आपको पूरा पूरा ना का साउंड सुनाई दे, पूरा पूरा ना का साउंड सुनाई दे, वहां आपको अनुस्वार मानना है। और जहां हम बोले तो ना का साउंड सुनाई ना दे, सिर्फ एक ध्वनि दिखाई दे, सुनाई दे। जैसे आप बोल के देखो, आपने बोला हंस बोला और दूसरा बोला हंस, दोनों के उच्चारण में क्या अंतर है? यहाँ पर ना का साउंड सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये बिंदी लगी है, ये काय की है? अनुस्वार की। और यहाँ ना का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक ध्वनि सी सुनाई दे रही है, तो ये क्या है? नासिक। ये अंतर है। और दूसरी बात, ये जो ध्वनि होती है अनुनासिक की, अनुनासिक में कभी भी पंचमाक्षर का रूप नहीं होता। पंचमाक्षर का रूप कहाँ होता है? अनुस्वार में। अगर हम इसको तोड़े, वर्ण विच्छेद करो, हंस का वर्ण विच्छेद किया तो आप कैसे करोगे? हा आधा, उसके साथ बिंदी लगी है, ये भी स्वर पर ही लगी है, तो हम आ को निकालेंगे और इसकी जो चंद्रबिंदी है इसी पर लगा देंगे, क्योंकि इसका कोई रूप नहीं होता। और इस तरह से आगे का वर्ण विच्छेद कर देंगे। लेकिन हम हंस का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? हा के साथ आ, और बिंदी लगी है और बाजू में सा है, तो इसमें ना का साउंड सुनाई दे रहा है, तो आधा ना लिखेंगे, फिर सा लिखेंगे, सा में भी छोटा आ लिखेंगे। तो अंतर दिखाई दिया? ये देखो, ये यहाँ पर चंद्रबिंदी, कहीं भी आपको चंद्रबिंदी को किसी पंचमाक्षर का रूप नहीं देना है, जबकि अनुस्वार को आपको पंचमाक्षर का रूप देना है। पंचमाक्षर यानी जो आधे होते ना पीछे वाले वर्ण हर उसका, तो इनके एक नियम होते हैं कि कहाँ कौन सा पंचमाक्षर लगाया जाता है।
वो आपको हम एक आध दिन की क्लास में बताएंगे, अभी ऐसे ही शार्ट में पढ़ लो, शॉर्टकट में बताएंगे कभी फ्री मूड से, ठीक है। अभी यूं लिखो, बाकी समझ में आ रहा है? हाँ, अब अगला साइन बनाएंगे। अगला लिखो विसर्ग, तीसरा। विसर्ग इस तरह से दो बिंदियां जो वर्ण के बाजू में लगाई जाती हैं। हाँ, साइन बना लें विसर्ग का। लिखें इसमें विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण हा व्यंजन की तरह, विसर्ग का उच्चारण हा व्यंजन की तरह स्वर यंत्र से होता है, हा व्यंजन की तरह स्वर यंत्र से होता है। इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है, इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखें, जैसे प्रातः काल, प्रातः काल, एक लिख लो अतः, हाँ अगला है, अगला जो चिन्ह है चौथा, हलंत, या इसको हल भी कहते हैं, हलंत या हल। और इसका साइन देखें, इसको हमें यूं लगाना है, ध्यान देना। एक ये होती है रकार, आपको ऐसा नहीं लगा देना है, इस साइड यूं लगाओ, ये साइन बनाओ। हाँ लिखें, हलंत का प्रयोग, हलंत का प्रयोग स्वर रहित व्यंजन वर्णों में होता है, हलंत का प्रयोग स्वर रहित व्यंजन वर्णों में होता है। इसे हल चिन्ह भी कहते हैं, इसे हल चिन्ह भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख दो का, ख, ग। कुछ शब्दों में भी होता है, जैसे आप संस्कृत में लिखते हैं, संस्कृत में रामम, अब रामम लिखेंगे तो अगर हम इसको मां ना लिखें तो इसकी बिंदी लग जाएगी, मां ना लिखें तो मां की बिंदी लग जाएगी। जैसे राजन लिखें, राजन के नीचे हलंत लगाएंगे, ना के नीचे, ये ऐसे शब्द बनते हैं और इस तरह वर्णों में लगता है। एग्जाम्पल लिख लें, हाँ अगला लिख लो पांचवा, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। हाँ, द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व व्यंजन होते हैं, कभी आप देखते हैं जैसे दिल्ली, बिल्ली या अप्पू, पप्पू, इस तरह के शब्द लिखते हैं तो दो व्यंजन संयोग हो रहा है लेकिन एक जैसे हैं। तो परिभाषा लिखें, दो समान व्यंजनों का संयोग, दो समान व्यंजनों का संयोग द्वित्व कहलाता है, दो समान व्यंजनों का संयोग द्वित्व कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखें,
जैसे दिल्ली, जैसे मम्मी लिखा। अब आपको शुरू वाले इनको द्वित्व नहीं कहना है, ध्यान दो, पीछे वाले लिए जाते हैं, इसको छोड़कर पीछे वाला। जैसे अप्पू, अब अप्पू में आ को छोड़कर ये दोनों द्वित्व हैं। द्वित्व का मतलब है एक जैसे दो व्यंजनों का संयोग। हाँ, समझ में आया? इतना आपको ये वर्णमाला में काफी है। अब हम आपको थोड़ा सा रा की रेफ के कुछ नियम सिखा देते हैं। रा का संयोग, रा का संयोग आपको कई रूपों में देखने को मिलता है। रा वर्ण का संयोग, देखिए पहला जो रा का संयोग है रेफ के रूप में, रेफ के रूप में। आपने देखा होगा जैसे कर्म लिखा, कर्म में ये क्या है? रा की रेफ। रेफ हमेशा रा पर रा की होती है। पूरा रा रकार के रूप में होता है और आधा रा रेफ के रूप में होता है। तो इसके अंतर्गत लिख दो जब रा स्वर रहित होता है, स्वर रहित, स्वर रहित यानी ऐसा लिख दो, आधा रा, ऐसा साइन बना दो। जब रा स्वर रहित होता है तो अगले वर्ण के सिर पर, अगले वर्ण के सिर पर रेफ, रेफ लिखो और यूं साइन बनाओ। अगले वर्ण के सिर पर रेफ के रूप में प्रदर्शित होता है, रेफ के रूप में प्रदर्शित होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे आशीर्वाद। आशीर्वाद को अगर हम रा का उच्चारण करें तो कहाँ आता है? ये आधा रा, यानी शा के बाद। जब सा के बाद आ रहा है तो हम यहां थोड़ी लगाएंगे उसको, अगले पर, पिछले पे नहीं आना है। कहाँ जाना है? अगले के सिर पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, पीछे नहीं आना है, आगे बढ़ना है, आगे लगाना है। जैसे धर्म लिखा, अब धर्म में इस तरह से ये बोला जाएगा, माने रा को दोनों वर्णों के बीच में उसका रूप आएगा, लेकिन लगाया जाएगा वह मां पर। रा को मां पर लगा के इस तरह लिखना है। धर्म, कर्म, जो भी ऐसे शब्द हैं, ठीक है। हाँ, अब दूसरा रूप लिखो, दूसरा संयोग है रकार के रूप में, रकार के रूप में। अब रकार के रूप में, रकार क्या होती है? रकार नीचे लगती है यूं। इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये हलंत है, रकार है। तो रकार के रूप में, और ऐसा बना लो, चाहो तो साइन बना लो और लिखे जब रा स्वर सहित होता है, जब रा स्वर सहित होता है, लेकिन उससे पहले वाला वर्ण स्वर रहित होता है, लेकिन उससे पहले वाला वर्ण स्वर रहित होता है, तो उसी स्वर रहित वर्ण के पैर में, तो उसी स्वर रहित वर्ण के पैर में रकार के रूप में प्रदर्शित होता है। तो उसी स्वर रहित वर्ण के पैर में
रकार के रूप में प्रदर्शित होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने लिखा अग्र, अग्र लिखेंगे, ये जो गा है, गा में हमने ये रा की रकार लगाई, तो गा स्वर सहित नहीं है। गा कैसा है? आधा। कैसे? इसको तोड़ दें हम, आ गा, गा आधा है, इसके साथ रा है, रा के साथ आ है, यानी रा पूरा है, गा स्वर सहित, स्वर रहित है। गा कैसा है? स्वर रहित। जबकि रा कैसा है? स्वर सहित। तो हमने क्या किया, उसको रकार को गा के पैर में लगाया, लगाया ना, प्रेम लिखा जैसे हमने। अब प्रेम को कुछ लोग पा में यूं भी लगा देते हैं, पहले ऐसा ही लिखा जाता था ना। ये दोनों एक ही हैं, आप ऐसा लिखें या ऐसा। अब जो है ऐसा लिखा जाने लगा है, ये पुराने जमाने में इस तरह लिखते थे। तो ये प्रेम में भी क्या लगी है? रकार। अब प्रेम शब्द को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? वर्ण विच्छेद करते हैं तब वो स्थिति क्लियर होती है। तो पा कैसा है? आधा पा के साथ क्या है? रा। जो मात्रा लगी है वो पा पर नहीं थी, किस पर है? रा पर। तो रा के साथ क्या, कौन सा स्वर है? ए स्वर है। ए माने रा के साथ ए स्वर लगाया गया, ठीक है। तब ये इस तरह बना, यानी इन तीनों को मिलाया तब ये प्रे बना। आगे फिर माँ है, तो माँ में कोई मात्रा नहीं, तो आ स्वर। इस तरह तोड़ेंगे। अगर हम रकार को टावर्ग के साथ बताएं तो कैसे करेंगे? टावर्ग के जो व्यंजन होते हैं उनके साथ रा का प्रयोग, रा का संयोग कैसे होगा? देखो देखो, हाँ लिखें, टा वर्ग के वर्णों के साथ, उसी में लिख दो नीचे, टा वर्ग के वर्णों के साथ भी रकार के रूप में, रकार के रूप में, के रूप में रा का संयोग होता है। रा का संयोग होता है। हाँ, जैसे हमने कहा, हमने लिखा ट्रक, ट्रक में ये देखो, ये हम बना रहे हैं यूं। ये क्यों बनाया ऐसा? बताओ क्यों बनाया? बिल्कुल, देखो इसको जब हम तोड़ेंगे तो टा आधा, तो आधे टा का हलंत लगाया, आधा टा का ये हलंत लगाया, हलंत के साथ हमने रकार लगाई, तभी तो ये यूं बना। यूं साइन बनने का कारण यही है कि इसमें ये आधा रूप और ये रकार का रूप, तो शब्द बना इस तरह। जैसे हमने लिखा ट्रैक्टर या लिखा ड्रम, ड्रम में भी वही है, डमरू का डा आधा और रा, शब्द बना ड्रम। आया समझ में? माने ये ध्यान रखो कि आधा रा रेफ के रूप में होता है और पूरा रा रकार के रूप में होगा, और उसके आगे वाला वर्ण आधा होगा, तभी वो रकार लगेगी। अगर पूरा आगे का वर्ण पूरा होता तो क्यों रकार या रेफ रकार लगाते? और हाँ, फिर वो माने ऐसे लिखते, जैसे हमने लिखा किसी का नाम है, जैसे शरीर लिखा, शरीर, शरीर में शा पूरा था तो रा भी पूरा, माने पूरा रा है, तो इस तरह लिखा। लेकिन अगर हमने लिखा जैसे अब्रज में बा, और इसके साथ हमें
रा का प्रयोग करना है, पूरे रा का प्रयोग करना। बा कैसा है, आधा, और हमें रा करना है। को हम ब्रज थोड़ी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब देखो सही पढ़ेंगे, ब्रज आया ना। तो उच्चारण करने के लिए ये साइन ऐसे बनाए गए हैं। क्लियर हुआ? और किसी को कुछ पूछना है? आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक बार और थोड़ा और देखें। हाँ, जब अपन सहस्त्र लिखते, सहस्त्र, सहस्त्र, आप लोग सहस्त्र यूं लिख देते हैं, ये गलत है। इसमें भी रा का संयोग हो रहा है, त्रा नहीं है। यहाँ पर ये जो कैसा है, आधा, और कैसा है, पूरा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, जैसे लिखते हैं स्त्रोत, आप लोग क्या उच्चारण करते हो, स्त्रोत, तो वैसा ही लिख देते हो। स्त्रोत नहीं होता, सही शब्द है स्रोत, और स्रोत में आधा सा और इसमें रा का संयोग, ये यहां सा के साथ रा का संयोग, टा के साथ यूं होगा और सा के साथ इस तरह होगा। अगर री ऋषि के साथ होता तो कैसे होता, री ऋषि के साथ रा का संयोग भी देखें। हाँ देखो ऐसे, जैसे हमने लिखा श्री लिखा, तो श्री में तो क्लियर दिख रहा है कि रा है, इस श्रा बनता है, श्रा एक संयुक्त वर्ण है और ये बना है आधा सा और रा के संयोग से। लेकिन इस सा के साथ री ऋषि का संयोग हुआ, अब सा के साथ रा नहीं है, क्या है, री ऋषि, तब आपको इस तरह लिखना है, इस तरह, इस तरह बनाना है। जैसे लिखते हैं ना श्रृंगार, अब श्रृंगार लिखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, रा भी लगाते हैं और ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ये गलत है, क्योंकि इसके साथ हमें रा नहीं लगाना, फिर अकेला री ऋषि का संयोग हो रहा है, इस तरह लिखना। और हाँ, कुछ लोग यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, जैसे पृथ्वी लिखा, अब पृथ्वी, पृथ्वी नहीं बोलना है, सृष्टि हुआ, पृथ्वी हुआ, इनमें रा नहीं है। जैसे सृष्टि लिखा, अब हमें सृष्टि नहीं बोलना, ऐसा नहीं लिखते। अगर हम सृष्टि उच्चारण करेंगे तो यूं लिखते, लेकिन हम सृष्टि नहीं बोल रहे, हम क्या बोलते हैं, सृष्टि। तो सृष्टि में रा नहीं आता, क्या आता है, री ऋषि, यानी सा के साथ स्वर है, कौन सा स्वर है, री ऋषि। अब यहाँ रा नहीं है, सा के साथ री ऋषि है। पृथ्वी लिखते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी, पृथ्वी में ये पा के साथ सीधा री से ऋषि, रा को नहीं लिखना है। जैसे एक होता है ग्रह और एक होता है ग्रह, ये ग्रह, ग्रह को तोड़ेंगे तो गा के साथ आ, नहीं सॉरी, गा के साथ रा के साथ आ, और फिर हा के साथ आ, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो गा के साथ डायरेक्ट आपको री ऋषि लिख के हा और आ, ये करना। आया समझ में?